एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 15वीं सदी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समंदर किनारे मछुआरे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और सब कुछ वहाँ पर ढह जाता है। अगले दिन जब मछुआरे समंदर किनारे जाते हैं तो ढेर सारी मछलियाँ मिलती है जो तूफान की वजह से किनारे पर आ चुकी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को देखता है जो गुफा में फंसी होती है। वो दूसरे सभी लोगों को वहाँ पर बुलाता है। जब वो लोग उस लड़की के पास जाते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक जलपरी होती है। फिर सभी लोग उस गांव के मुखिया को उस जलपरी को दिखाते हैं। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे सभी लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर उसने जलपरी को छू लिया तो वो हमारी याददाश्त मिटा देगी। तभी मुखिया कहता है कि मुझे इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जलपरी को अपनी तलवार से छूऊंगा। आगे गांव के राजा को वो जलपरी दिखाई जाती है जिसे एक जगह पर बंद करके रखा होता है। गांव का मुखिया राजा से कहता है कि इसे मैंने पकड़ा है। राजा जब जलपरी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो जलपरी सच में बहुत सुंदर थी। फिर गांव का मुखिया राजा से कहता है कि ये एक असली जलपरी है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका तेल निकालेंगे। लेकिन राजा उसकी बातों से सहमत नहीं होता और उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। फिर राजा के कहने पर उस जलपरी को आजाद कर दिया जाता है और उसे फिर से समंदर में छोड़ दिया जाता है। जलपरी राजा का शुक्रिया भी करती है। नेक्स्ट सीन में हमें 21वीं सदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हैंडसम लड़की को देखते हैं और वही मेल लीड एक्टर होता है और उसका नाम युंजू है। वो एक चोर होता है। वो अपने अलग अलग रूप बदलकर लोगों को लूटता है। युंजू के साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं जो उसका इस काम में मदद करते हैं। आगे तीनों एक बड़ी कंपनी को लूटने आए होते हैं। युंजू अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे वकील की पहचान पर आ जाते हैं और उनका तीसरा दोस्त सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का काम करता है। वो इस केस में सक्सीड हो जाते हैं और इसके बदले ढेर सारे पैसे और फॉरेन ट्रिप की स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं। फिर वो तीनों दोस्त अपना अपना काम करके अलग हो जाते हैं और ट्रिप पर निकल जाते हैं। आगे युंजू प्लेन में होता है और एक आइलैंड पर जा रहा होता है। वहाँ एक एयर होस्टेस उसे कहती है कि मैं इस आइलैंड का सफर बहुत बार कर चुकी हूँ और मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि समंदर में अभी तक जलपरियां रहती है। वो एयर होस्टेस की इस बात को सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये सब झूठ है। उधर उसी समंदर में उस जलपरी को दिखाया जाता है जिसे समंदर में एक ग्रीन कलर का करा दिखाई देता है। वो बहुत सुंदर होता है और वो जलपरी उसे अपने हाथ में पहन लेती है। अगले सीन में युंजू उस जगह पर पहुंच जाता है और समंदर के किनारे बैठा होता है। तभी रात में जलपरी जब तैर रही होती है तो वहाँ पर तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब उस जलपरी को होश आता है तो वो समंदर के किनारे होती है। वो जैसे ही जमीन को छूती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि उस जलपरी के पैर आ चुके थे और अब वो चल पा रही थी। फिर वो वापस पानी में चली जाती है और तैरना शुरू कर देती है। इतनी ही देर में वहाँ युंजू आ जाता है और उसे देखकर वो छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युंजू सो रहा होता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो डरकर एकदम से उठ जाता है। वो देखता है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है और खाना भी धुला हुआ है। उसे लगता है कि जरूर उसके रूम में चोर घुस आया है। फिर युंजू जब अपने बिखरे हुए कपड़े रख रहा होता है तो उसे किसी का पैर दिखाई देता है और वो पैर किसी और की नहीं बल्कि उसी जलपरी के होते हैं। वो उस लड़की को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी युंजू की नजर पड़ती है कि उस लड़की ने उसकी फेवरेट ड्रेस पहनी होती है। जलपरी अपने आप को उसे बचाने के लिए किक मार देती है जिससे युंजू दूर जाकर गिर जाता है। फिर युंजू देखता है कि उस लड़की के हाथों में कुछ है। वो उसे पूछने पर फिर से उसके पास जाता है। तब जलपरी उसे फिर से किक मार देती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद युंजू हंसने लगता है। आगे जलपरी जब रूम से समंदर देखती है तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहाँ पर मिरर लगा हुआ है और उससे टकरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर युंजू उसे बांध देता है और पुलिस को फोन कर देता है। जब जलपरी को होश आता है तो वो उसके हाथों में देखता है कि आखिर उसने क्या छुपाया है और उसके हाथों में चेरी है जिसे वो जलपरी खा जाती है। वो उसे देखकर वो उसके खूब सारी पिक्स भी खींचता है। युंजू को वो लड़की बहुत पागल कर देती है। फिर पुलिस जब जलपरी को ले जा रही होती है तो युंजू उसके पैर पर चोट का निशान देखता है और उसे उस पर दया आ जाती है। वो पुलिस से कहता है कि इसने चोरी नहीं करी है, लेकिन पुलिस जलपरी को ले जाती है। उधर युंजू उस जलपरी के पिक्स अपने दोस्तों को भेजता है और रिसर्च करने को बोलता है। वो उस जलपरी के हाथों में वो ग्रीन ब्रेसलेट भी देखता है। पुलिस स्टेशन में भी वो जलपरी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसे इंसानों की दुनिया बहुत अलग लग रही थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और बच्चों की तरह टिश्यू से खेल रही थी। वो पुलिस को भी मारती है
और गन ले लेती है, लेकिन बाद में कैसे भी करके पुलिस उसे लॉकअप में डाल ही देती है। आगे ह्युंजू उस एयर होस्टेस को लूटने के लिए उसके साथ डेट पर आया होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो ग्रीन ब्रेसलेट बहुत साल पुराना है और उसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर वो तुरंत उस लड़की को जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो पुलिस को हिप्नोटाइज करके कहता है कि ये मेरी वाइफ है और हमारी शादी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस उस जलपरी को छोड़ देती है। बाहर आकर ह्युंजू उससे माफी मांगता है और उसे अपना ब्रेसलेट देने को कहता है, लेकिन वो जलपरी उस ब्रेसलेट को उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। फिर वो जलपरी को गिफ्ट दिलाने मॉल लेकर जाता है। मॉल में जलपरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स को देखकर डर जाती है। तभी ह्युंजू उसे गोदी में उठाकर ले जाता है और उसके पैरों में लगे चोट का निशान देखता है और उसे शूज के शॉप पर लेकर जाता है। वहाँ पर वो जलपरी शूज को अपने हाथों में पहन लेती है। फिर वो उसे कपड़े दिलाने ले जाता है। वहाँ पर भी वो कपड़े को सिर पर डाल लेती है। बाद में वो जब सही से कपड़े पहनकर आती है तो ह्युंजू वहाँ पर नहीं होता और वो वहाँ से निकल जाती है। ह्युंजू जब वापस आ जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की गुम हो चुकी है। फिर वो उसे ढूंढने लगता है और आखिर में वो जलपरी कैंडी खाती हुई उसे मिल ही जाती है। ह्युंजू की सबसे पहले नजर उस ब्रेसलेट पर ही पड़ती है। फिर वो जलपरी उसे देखकर मुस्कुराती है। ह्युंजू कहता है कि तुम मुस्कुराती भी हो। फिर वो उसे खाना खिलाने लेकर जाता है और वहाँ पर भी वो ह्युंजू की इंसल्ट करवा देती है। वो वहाँ पर बिल्कुल जानवरों की तरह नूडल्स खा रही होती है। तभी ह्युंजू उसे नूडल्स खाना सिखाता है। फिर वो उसके करीब जाकर उसे एक लॉकेट पहनाता है और चालाकी से वो ग्रीन ब्रेसलेट ले लेता है। अब ह्युंजू का उस लड़की से काम हो चुका था, इसीलिए वो उसे फिर से मॉल लेकर जाता है और एक जगह पर बिठा देता है। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अपना कुछ काम करके आता हूँ। फिर ह्युंजू वहाँ से चला जाता है। वो जलपरी बहुत देर तक वहीं पर बैठी रहती है और उसका वेट करती है, लेकिन बाद में मॉल के बंद होने का टाइम हो चुका था और उसे मॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर बारिश भी हो रही थी और वो जलपरी वहीं बाहर अकेले बैठ जाती है। इतनी देर में ह्युंजू वहाँ पर आ जाता है और उसे अपना हाथ देता है, बिल्कुल पहले की सीन की तरह जब राजा ने जलपरी को आजाद कर दिया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा बच्चों के साथ लटेन उड़ा रहा था। तभी एक लटेन समंदर के किनारे जाकर फंस जाता है। राजा जब वहाँ पर जाता है तो उसे वही जलपरी दिखती है। वो उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, लेकिन जलपरी उसे जवाब देती है और कहती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम डरे हुए लग रहे हो। फिर राजा जलपरी से कहता है कि अच्छा तो तुम बोल भी सकती हो, लेकिन उस टाइम तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। जलपरी राजा से कहती है कि ऐसा कोई काम ही नहीं है जो जलपरी नहीं कर सकती। शायद उस दिन तुमने मुझे सुना ही नहीं होगा। और जलपरी दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है, इसलिए उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जलपरी राजा को बताती है कि बहुत टाइम पहले एक इंसान को जलपरी से इश्क हुआ था और वो उसकी आवाज सुन सकता था। राजा उसे उसके बारे में कुछ और पूछता, तभी वहाँ पर लोग आ जाते हैं और जलपरी राजा को ये कहकर चली जाती है कि जब भी इस लटेन की रोशनी होगी तब हमारी मुलाकात जरूर होगी। उधर गांव का मुखिया किसी से बात कर रहा था। वो मुखिया को बताता है जलपरी और इंसान में जो रिश्ता बन जाता है वो अनोखा होता है और किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है। तभी वो मुखिया सोचता है कि अगर मैं राजा पर नजर रखूंगा तो एक ना एक दिन उस जलपरी को जरूर पकड़ लूंगा। कुछ टाइम के बाद जलपरी को पानी के ऊपर रोशनी दिखाई देती है। जब वो ऊपर आती है तो पूरे आसमान में लटेन होते हैं और इसी तरह राजा और उसकी मुलाकात शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और ह्युंजू उस जलपरी के पास आता है। वो उसे वहाँ गुड बाय कहने आया था, लेकिन उस जलपरी को देखकर उसे दया आ जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी और वो उसे अपने साथ ले जाता है। कार में जाते टाइम भी जलपरी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। ह्युंजू उसे उसके घर का एड्रेस भी पूछता है, उसके दोस्त के बारे में भी पूछता है, लेकिन जलपरी कोई जवाब नहीं देती। तभी ह्युंजू सोचता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया। फिर ह्युंजू उसे होटल लेकर जाता है। वहाँ पर जब वो नहा रहा होता है तो वो जलपरी बार बार लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे परेशान होकर वो बाहर आ जाता है। वो उसे समझाता है, लेकिन जलपरी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। ह्युंजू से कहता है कि तुम गलत मत सोचना, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ होटल इसीलिए लेकर आया क्योंकि तुम अकेली थी। आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ह्युंजू को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता है। तभी उस लड़की की भाभी उसे कहती है कि तुम फिर से उसी लड़के को फोन कर रही हो ना जो तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ा करता था और जो तुम्हें इग्नोर करता था। लड़की भाभी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक मेड होती है जो भाभी से कहती है कि मेरा बेटा भी वहीं पर पढ़ता था, लेकिन भाभी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो मेड वहाँ से चली जाती है। उधर वो बिजनेस वुमेन जिसे ह्युंजू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस कंपनी को लूटा था वो बदनाम हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ना चाहती थी। आगे ह्युंजू होटल में लैपटॉप देख रहा था। तभी वो जलपरी एकदम से उसके पास आ जाती है और उसे लैपटॉप ले लेती है। वो रात भर लैपटॉप को देखती रहती है
और सुबह जब युंजू उठता है तो वो जलपरी को वही उसी हालत में देखता है जो अभी तक लैपटॉप ही देख रही थी। फिर युंजू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उस बिजनेस वुमन के गुंडे तुम्हें पकड़ने के लिए वहां तक पहुंच गए हैं। तभी वो जलपरी को वहीं छोड़कर होटल से जाने लगता है, लेकिन गुंडे होटल में आ चुके थे। तभी वो पीछे के रास्ते से जलपरी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। वो गुंडे उन दोनों का पीछा करते हैं। तभी जलपरी अपनी पावर से उन एक एक गुंडे को मार देती है। फिर वो दोनों साइकिल पर जाते हैं। साइकिल पर बैठकर जलपरी बहुत स्पेशल फील कर रही थी और बहुत खुश थी। तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं और युंजू जलपरी से कहता है कि तुम साइड में हो जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। लेकिन बाद में जलपरी भी उन गुंडे को मारने आ जाती है और इंसानों के बदले उसमें बहुत शक्ति होती है और वो दोनों मिलकर सारे गुंडे को मार देते हैं। आगे उन गुंडे का बॉस गन लेकर आ जाता है और युंजू को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। ये सब जलपरी देख रही होती है। तभी वो साइकिल से उनका पीछा करती है। जलपरी साइकिल इतनी स्पीड चला रही होती है कि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वो गाड़ी के आगे आ जाती है और उनकी गाड़ी आगे जाकर टकरा जाती है, जिससे युंजू उन्हें चकमा देकर गाड़ी से निकल जाता है और जलपरी के साथ साइकिल पर पीछे खड़ा होकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद युंजू और जलपरी एक मेज गार्डन में होते हैं। वहां पर भी वो गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो जलपरी उन गुंडों को मजा चखाती है और वो दोनों उस मेज गार्डन से बाहर निकल जाते हैं। युंजू से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। फिर वो दोनों वापस साइकिल पर बैठकर चले जाते हैं। आगे जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो जलपरी को एक आइसक्रीम शॉप दिखती है। वो वहां से आइसक्रीम ले लेती है, लेकिन उसके पास देने को पैसे नहीं होते। तभी युंजू उस आइसक्रीम के पैसे दे देता है। फिर युंजू जलपरी के साथ अपने दोस्तों से मिलने एक चर्च में जाता है। वहां पर वो लोगों को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और उसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है और बोल भी नहीं पाती। मैं इसकी आवाज सुनने को कब से तरस रहा हूँ। युंजू के इतना बोलते ही जलपरी बोलने लग जाती है। वो सबसे कहती है कि आप सब कैसे हैं, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर युंजू और वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो उसे बाहर लेकर आता है। बाहर जाकर वो उसे पूछता है कि तुम बोल कैसे सकती हो। तभी जलपरी कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी आवाज सुनना चाहते हो। फिर जलपरी उसे वाइफ का मतलब पूछती है। तभी युंजू उसे कहता है कि इसका मतलब दोस्त होता है। फिर जलपरी कहती है कि मुझे तो बात करनी नहीं आती थी, लेकिन तुमने जो मुझे वो बॉक्स दिया, यानी कि युंजू का लैपटॉप, उससे मैंने बोलना सीखा। इस पर युंजू हंसता है और कहता है कि तुम्हें लैपटॉप चलाना भी आता है क्या। आगे जलपरी युंजू की आंखें घूरने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी आंखें चमक रही है और ये बहुत सुंदर है। तभी युंजू कहता है कि मेरी माँ भी अक्सर यही कहा करती है। फिर वो जलपरी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, कहीं तुम एलियन तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब सी है। आगे युंजू और जलपरी होटल जा रहे होते हैं। तभी जलपरी कहती है कि मुझे प्यास लगी है। युंजू उसे पानी की जगह दिखाता है। तभी वो देखता है कि वो पूरी केन को उठाकर पानी पी रही होती है। तभी युंजू उस आदमी से कहता है कि शायद मेरी वाइफ अब ज्यादा ही तंदुरुस्त हो चुकी है। फिर युंजू और जलपरी रूम में होते हैं। तभी जलपरी उससे पूछती है कि ये प्यार क्या होता है। वो उसे बताता है कि प्यार एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, क्योंकि वो पूरी तरह से उसी का हो जाता है। तभी जलपरी उसे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर युंजू से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया। आगे युंजू जलपरी को खाना खिलाने लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे हिप्नोटाइज करके उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। जलपरी पूछती है कि ये माँ बाप कौन होते हैं। तभी युंजू कहता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया। ये सुनकर जलपरी कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। फिर युंजू उससे उसका नाम पूछता है। जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। ये सुनकर युंजू कहता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तुम पूरी पागल हो। फिर जलपरी उसे पूछती है कि अगर मैं पागल नहीं होती या मेरा नाम होता और मेरे माँ बाप होते तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते। वो उसे ये भी कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मुझे अकेला भी छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जलपरी की ये सारी बातें युंजू को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर जब वो रात में सो रही होती है तो उसका ग्रीन ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देता है। वो कहता है कि पहली बार मैंने चुराई हुई चीज वापस दी है। वो ये भी कहता है कि चलो हम दोनों साथ चलते हैं इस दुनिया के दूसरे कोने तक। अगले दिन वो दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर युंजू का घर होता है। वो दोनों दुनिया के आखिरी कोने में होते हैं। तभी वो गुंडे उनका पीछा करते करते वहां आ जाते हैं। वो दोनों भागते भागते एक खाई की तरफ आ जाते हैं, जहाँ नीचे समंदर होता है और दूसरी तरफ वो गुंडे गन लेकर खड़े होते हैं। युंजू हार मान लेता है और जलपरी को वहां से जाने को कहता है, लेकिन जलपरी ये कहकर नहीं चाहती कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूं ना। फिर जलपरी उसे समंदर में कूदने को कहती है, लेकिन युंजू कहता है कि मैं इन लोगों की बंदूक खा लूंगा, लेकिन समंदर में नहीं कूदूंगा।
तभी जलपरी ह्यूंजू का हाथ पकड़कर समंदर में कूद जाती है। समंदर में जाने के बाद जलपरी की टेल आ जाती है और ह्यूंजू उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे सब पता चलता है कि आखिर ये एक जलपरी है। फिर दोनों किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।